हमने इसके पहले वाली क्लास में मोनोसैकेराइड बताया था। मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत दो मोनोसैकेराइड्स के बारे में बता दिया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों की बनाने की विधियां, दोनों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण और परीक्षण, इतनी चीजें हमने बता दिया है। अब आप लोगों को पढ़ना है डाइसैकेराइड। क्या पढ़ना है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड पढ़ना है। नाम से स्पष्ट है कि डाइसैकेराइड कहते किसे हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड्स के दो अणु देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड्स के दो अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत देखा जाए तो C12H22O11, सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब क्या? चीनी, सुक्रोज। फिर यही फार्मूला होता है C12H22O11, माल्टोज, माल्ट शर्करा, माल्टोज। और एक शर्करा और होती है जो प्रकृति में पाई जाती है, उसका भी फार्मूला ही होता है C12H22O11। कौन सा? लैक्टोज, दूध की शर्करा। ये सभी क्या है? डाइसैकेराइड्स है। ये सभी क्या है? डाइसैकेराइड्स है। इसके अंतर्गत हम सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डाइसैकेराइड्स है इसको प्रूव करेंगे। सुक्रोज का एक मोल मतलब कि C12H22O11, सुक्रोज का एक मोल का जल अपघटन करा देते हैं तो एक मोल ग्लूकोज और एक मोल क्या प्राप्त होता है? आपका फ्रक्टोज प्राप्त होता है। C6H12O6, C6H12O6। ये क्या है? आपका सुक्रोज है। सुक्रोज के एक मोल का जल अपघटन कराते हैं तो एक मोल ग्लूकोज और एक मोल क्या प्राप्त होता है? आपका फ्रक्टोज प्राप्त होता है। मतलब कि इस सुक्रोज के जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के कितने मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं? दो मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको बोलेंगे क्या हम? डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के समान ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में विलीय हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। चाहे वो आपका सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, कोई भी शर्करा होगी तो वो क्या होगा? जल में विलीय होगा, ठोस होगा, क्रिस्टलीय रूप में होगा और मीठा होगा। इसलिए इसको शर्करा भी कह सकते हैं। शर्करा भी कहा जाता है, शर्करा के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अगर बात किया जाए इनके वर्गीकरण की तो इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को बताया गया है कौन सा? अपचयी शर्करा। कौन सा? अपचयी शर्करा। कौन सा कहते हैं हम? अपचयी शर्करा। और दूसरा कौन सा होता है आपका? अनपचयी शर्करा। कौन सा? अनपचयी शर्करा। तो अपचयी शर्करा किसे कहते हैं? अपचयी शर्करा क्या होता है? माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों अपचयी शर्कराएं हैं। कौन कौन से? माल्टोज और लैक्टोज दोनों कैसी शर्कराएं हैं? अपचयी शर्कराएं हैं, क्योंकि ये फेहलिंग विलेन को क्या करती हैं? अपचयित करती हैं। किसको? फेहलिंग विलेन को क्या करती हैं? अपचयित करती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? अपचयी शर्कराएं कहते हैं। जबकि बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज कैसी शर्करा है आपकी? अनपचयी शर्करा है। क्यों? क्योंकि यह फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता। फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता, इसलिए इसको अनपचयी शर्करा कहा जाता है। इसे अपचयी शर्करा कहा जाता है। अपचयी शर्करा के अंतर्गत कौन कौन से? माल्टोज और लैक्टोज रखे जाते हैं। जबकि अनपचयी शर्करा के अंतर्गत कौन कौन से? सिर्फ सुक्रोज को रखा जाता है, क्योंकि यह फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता। फेहलिंग विलेन को अपचयित नहीं करता। फिर से देखिए डाइसैकेराइड्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है
कि डाइसैकेराइड्स क्या है, एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो हमने बताया ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आपका कौन सा होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत होते हैं। सुक्रोज मतलब चीनी, माल्टोज मतलब माल्ट शर्करा, माल्ट हमने बताया था जौ के अंकुरण से जो प्राप्त होता है, ये होता है लैक्टोज, दूध से प्राप्त होने वाली शर्करा है। यहाँ एग्जाम्पल दे करके बताया गया कि सुक्रोज के 1 मोल का जल अपघटन करा देते हैं तो ग्लूकोज का 1 मोल और फ्रक्टोज का 1 मोल प्राप्त होता है, अर्थात मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, आपका डाइसैकेराइड्स बोला जाएगा। डाइसैकेराइड्स के बारे में बताया गया कि डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के समान होते हैं। मोनोसैकेराइड्स का समान होने का मतलब क्या हुआ कि स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलेय होते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं और इसलिए इनको शर्करा भी कह सकते हैं, शर्करा के अंतर्गत रखा जाता है। डाइसैकेराइड्स को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, एक अपचायी शर्करा, दूसरा अनपचायी शर्करा। अपचायी शर्कराएं वो शर्कराएं होती हैं जो फेलिक विलयन को अपचयित करती हैं, जैसे आपका माल्टोज और लैक्टोज, जबकि अनपचायी शर्कराएं वो शर्कराएं होती हैं जो फेलिक विलयन को अपचयित नहीं करती हैं, जैसे कि आपका कौन सा, सुक्रोज। ये है डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत। ये इतना क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड्स पढ़ना है। इसमें डाइसैकेराइड्स में महत्वपूर्ण शर्करा पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण डाइसैकेराइड्स कौन सा पढ़ना है, सुक्रोज पढ़ना है। सुक्रोज क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत अब हम पहला पढ़ते हैं क्या, सुक्रोज। सुक्रोज को जानते ही हैं, चीनी। सुक्रोज का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा उपयोग है। हर टेबल पर पाई जाती है ये, चाहे ये मीठे के रूप में हो, चाहे ये चाय के रूप में हो, मधुरक कह सकते हैं उसे। मधुरक के रूप में ये हर टेबल पर पाई जाती है और टेबल पर पाई जाने के कारण इसे टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसे टेबल शर्करा भी कहते हैं, टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। डाइसैकेराइड्स में सबसे महत्वपूर्ण है ये, डाइसैकेराइड्स में सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है जो कि गन्ने तथा चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। हमने बताया आप लोगों को कि डाइसैकेराइड्स मतलब सुक्रोज पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब C12, S22, O11, ये पढ़ रहे हैं, सुक्रोज पढ़ रहे हैं। सुक्रोज के बारे में डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण शर्करा है ये पाया प्राप्त कहां से करते हैं, गन्ने के रस और चुकंदर से प्राप्त करते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसे गन्ने के रस और चुकंदर से प्राप्त बनाया भी जाता है और घरों में सुक्रोज का उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है। और हमने बताया टेबल शर्करा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हर टेबल पर ये पाई जाती है मधुरक के रूप में। इसका निर्माण जानना है आप लोगों को, सुक्रोज का निर्माण, सुक्रोज को बनाते कैसे हैं। देखिए कोई भी चीजें हैं हम प्राप्त करते हैं प्राकृतिक स्रोतों से, इसको भी हम कहां से निकालेंगे, प्राकृतिक स्रोतों से। प्रकृति का मतलब क्या, गन्ने के रस। गन्ना उगाया जाता है तो जानते ही हैं, फिर गन्ने का रस निकाला जाता है। सबसे पहले गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसकी पेराई की जाती है, उसका जूस निकालते हैं, उसका रस निकाल लेते हैं और रस निकालने के बाद उसे छान लेते हैं। छानने के बाद उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी मिलों में जो प्रक्रियाएं की जाती है मैं वही बता रहा हूं कि चीनी कैसे प्राप्त किया जाता है गन्ने के रस से। उसमें मिलाया क्या जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो क्षारीय हो जाएगा। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, COH का होल ट्वाइस, वो रस क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय होने के साथ साथ उसमें जो अशुद्धियां होंगी वो अवक्षेपित हो जाएगी, अवक्षेप के रूप में आ जाएंगी। उस अवक्षेप को वहां से छान करके पृथक कर लेते हैं। अब रस में अशुद्धियां नहीं रह गई हैं, लेकिन एक पदार्थ रह गया, उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा को भी वहां से निकाल लिया जाता है उस रस से। किस तरीके से, उसमें भाप प्रवाहित करते हैं, रस में भाप भेजते हैं। तेजी से जब भाप भेजते हैं तो प्रोटीन पीपीटी के रूप में, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप के रूप में प्रोटीन क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है।
प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है, जिसे छान करके क्या कर लेते हैं, हम पृथक कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, अभी तक हमने आप लोगों को इतनी चीजें बताई, सिर्फ गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उसकी पेराई की जाती है, पेराई करने पर उसका रस निकाल लिया जाता है, रस को निकालने के बाद उसमें छान लेते हैं, छानने के बाद उसमें क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से उसमें अशुद्धियां जो होंगी वो अवक्षेपित हो जाएंगी, अवक्षेपित हो जाएंगी। उस अवक्षेप को छान करके हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें बहुत तेजी से भाप प्रवाहित करेंगे। जब भाप प्रवाहित कर देंगे तो प्रोटीन भी अवक्षेपित हो जाएगा, प्रोटीन के अवक्षेप को भी क्या कर लेंगे, हम छान करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उसको हम तेजी से गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो इसमें जितने वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, मैक्सिमम वाटर्स के मॉलिक्यूल्स, जल के अणु क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब जल के अणु बाहर निकल जाएंगे तो वो कंसंट्रेट हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, वो रस सांद्र हो जाएगा। और सांद्र होने पर उसको कुछ समय के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा करेंगे, मतलब कि ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएंगे कि जिस पात्र में रख करके उसको ठंडा किया जाएगा, उस पात्र में देखेंगे नीचे छोटे छोटे क्रिस्टल, यहाँ पर चीनी के क्रिस्टल क्या होने लगेंगे, एकत्रित होने लगेंगे। वो भी ऊपर विलयन तैरता रहेगा, ऊपर विलयन तैरता रहेगा। अब पहले इसको चीनी के क्रिस्टल को क्या करेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे। चीनी के क्रिस्टल को निकालने के बाद फिर भी विलयन बच जाएगा, वो विलयन में ही चीनी के क्रिस्टल रहेंगे, फिर भी विलयन बच जाएगा। उस विलयन को क्या करेंगे, पुनः उसको गर्म करके हम वाष्पित करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे और चीनी के क्रिस्टल को इस तरीके से निकाल लेंगे। चीनी की क्रिस्टल को निकालने के बाद जो विलयन बचता है, जो एक मात्र द्रव बचता है, मॉलिक्यूलर लिक्विड बचता है, मात्र द्रव बचता है, उसे कहते हैं बेटा सीरा। हल्के पीले रंग का होता है। सबके सारे के सारे चीनी के क्रिस्टल निकालने के बाद, सारे के सारे चीनी के क्रिस्टल निकालने के बाद हल्के पीले रंग का एक पदार्थ बचता है, पीले रंग का पदार्थ बचता है, जिसे क्या कहते हैं, हम सीरा कहते हैं। और सीरे में बताएं हम आप लोगों को, सीरे में लगभग 30% तक अक्रिस्टलीय सुक्रोज, 30% तक अक्रिस्टलीय सुक्रोज होता है और लगभग 32% तक इनवर्ट शर्करा होती है, इनवर्ट शुगर होता है, इनवर्ट शुगर होता है। 32% तक क्या होता है आपका, इनवर्ट शुगर होता है, प्रतिप शर्करा बोलते हैं, सीरा जो प्राप्त होता है। ठीक है, इस सीरे का उपयोग करते हैं सब सब्सटेंस बनाने में, उप उपजात बनाने में। उप उपजात का मतलब क्या होता है कि चीनी के मिलें जो होती हैं, चीनी के मिलें सिर्फ चीनी का ही निर्माण नहीं करते हैं, उसके साथ साथ में अन्य चीजों का भी निर्माण करते हैं। जैसे सीरा जो बच रहा है, इस सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेती है, एल्कोहल का भी निर्माण कर लेती है ना। तो उप उत्पाद के रूप में, मतलब सब प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से सीरे का निर्माण कर लिया जाता है, वो अन्य पदार्थों का भी निर्माण किया जाता है। और देखिए यहां जो चीनी का क्रिस्टल निकाला गया, अभी पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। यहां जो चीनी का क्रिस्टल निकाला गया है, वो चीनी का क्रिस्टल अशुद्ध है, अभी इम्प्योर है, वो कलर है, उसमें कुछ ना कुछ कलर है, उसको प्योर करना होता है। उसको प्योर करने के लिए करते क्या है कि चीनी को जावंत चारकोल, एनिमल चारकोल के साथ, एनिमल चारकोल जानते हैं, एनिमल चारकोल क्या होता है, जंतुओं के मृत शरीर को एक बड़े से बॉक्स में रख करके खूब उबालते हैं, उसको खूब उबालते हैं, और इतना उबालते हैं, इतना उबालते हैं कि उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल पाउडर रूप में चेंज हो जाते हैं। फिर उसी को कहा जाता है एनिमल चारकोल। उसी एनिमल चारकोल के साथ में चीनी के क्रिस्टल को घोल करके फिर उबाला जाता है। जब उबाला जाता है तो क्या होता है, यहां से जितने भी रंगीन युक्त पदार्थ हैं, जितनी अशुद्धियां हैं, एनिमल चारकोल क्या कर लेता है, अपने आप अवशोषित कर लेता है और फिर चीनी को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। और जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो जो चीनी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो शुद्ध अवस्था में चीनी के क्रिस्टल में प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से चीनी की प्राप्ति की जाती है। एक बार फिर से मैं इसे अच्छी तरीके से दोहरा दूं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है सुक्रोज का निर्माण, वैसे तो बहुत रेयर केस में, लेकिन जानते रहिए चीनी के निर्माण की प्रक्रिया। चीनी के निर्माण की प्रक्रिया जानते रहिए आप लोग। क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सुक्रोज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गन्ने को लेते हैं, गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, काटने के बाद उसकी पेराई की जाती है, पेराई करने के बाद उसमें से जूस जो निकलता है उसको छान लेते हैं, छानने के बाद उसमें डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे डाला जाता है तो उसकी सारी की सारी अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, अवक्षेप के रूप में आ जाते हैं, जिसे छान करके हम पृथक कर लेते हैं। फिर उसमें अभी प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, उसमें बहुत तेजी से
वेपर भेजी जाती है, वाष्प भेजी जाती है, जब बहुत तेजी से वाष्प भेजी जाती है तो प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। उस प्रोटीन के अवक्षेप को भी छान करके हम पृथक कर लेते हैं। प्रोटीन के अवक्षेप को छान करने पृथक करने के बाद जो मात्र द्रव बचता है, उस द्रव को अब हम क्या करते हैं, गर्म करके उबालते हैं। उबालने पर क्या होगा, अधिकतम मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे और अधिकतम वाटर मॉलिक्यूल्स के निकलने पर वो विलेन कंसंट्रेट हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। उस सांद्र विलेन को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद चीनी के क्रिस्टल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, जिसे हम आसानी से यहाँ से निकालते रहते हैं। फिर थोड़ी देर चीनी के क्रिस्टल निकाल लिए, फिर विलेन को गर्म किए, फिर गर्म करके सांद्रित किए, सांद्रित करने के बाद फिर ठंडा किए। तो कई बार कई भागों कई तरीकों से इनके सारे के सारे क्रिस्टल निकाल लेते हैं। अंत में जब चीनी के क्रिस्टल बनना बंद हो जाते हैं तो एक प्रकार का मात्र द्रव शेष बचता है। मात्र द्रव शेष बचता है जो हल्के से पीले रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। सीरे में होता है क्या, 30% अक्रिस्टलीय सुक्रोज, मतलब कि जिसका हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते। 30% अक्रिस्टलीय सुक्रोज होता है और 32% लगभग 32% क्या होता है आपका इनवर्ट शर्करा होती है, प्रतीक शर्करा होती है। इसका उपयोग किया जाता है उप उत्पाद बनाने में, जैसे एथिल अल्कोहल, इन सैनिटाइजर, इन सब चीजों के बनाने में इसका उपयोग कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं, जो क्रिस्टल प्राप्त हुआ है इस क्रिस्टल को जल्द चारकोल में घोल करके फिर तेजी से उबालते हैं। जब तेजी से उबालते हैं तो जो इनमें अशुद्धियां हैं, इस चीनी के क्रिस्टल की जो अशुद्धियां हैं वो जल्द चारकोल अधिशोषित कर लेता है। अवशोषित नहीं बेटा, अधिशोषित कर लेता है। रंगीन पदार्थ इन सब चीजों को अधिशोषित कर लेता है और अधिशोषित करने के उपरांत फिर उसका क्रिस्टलीकरण कर लेंगे तो चीनी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम आसानी से एकत्रित कर लेते हैं। ये तो था सुक्रोज निर्माण की विधियां। अब सुक्रोज के गुण भी पढ़ने हैं, भौतिक गुण भी पढ़ने हैं और रासायनिक गुण भी पढ़ने हैं। तो देखते हैं आगे, कल पढ़ाते हैं सुक्रोज के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। कल बताएंगे सुक्रोज के भौतिक गुण और रासायनिक गुण।